हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू जीएसएन लॉ। आज हम चैप्टर 4 का लास्ट पार्ट करेंगे, सेक्शन 96 टू 106। ये पार्ट बात करता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में। सेक्शन 69 सबसे पहले बताता है थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस। इस सेक्शन के हिसाब से सिंपल सा यही समझिए कि एन ऑफेंस विच इज डन इन एक्सरसाइज ऑफ राइट टू प्राइवेट डिफेंस, मतलब यदि कोई ऐसा एक्ट किया गया है जो प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत है तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। इसके ऊपर लेटेस्ट केस है 2019 का सुकुमारन वर्सेस स्टेट। इसके ऊपर अलग से हम वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए आप ये जान लीजिए कि इस केस में जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस के प्रिंसिपल्स हैं उनको समराइज किया गया है। फिर सेक्शन 97 बात करता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी। यहाँ पर यह कहा गया है कि हर एक व्यक्ति को फॉलोइंग चीजें डिफेंड करने का अधिकार है, सब्जेक्ट टू दी रेस्ट्रिक्शंस अंडर सेक्शन 99 ऑफ आईपीसी। इसमें से पहला है आपकी अपनी खुद की बॉडी, और अगर आपकी बॉडी के खिलाफ कोई ऑफेंस किया जा रहा है तो आपके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस है। सेकेंडली, अगर कोई प्रॉपर्टी है, चाहे वो मूवेबल हो या फिर इमूवेबल, अगर उसके खिलाफ कोई ऑफेंस होता है एज डिफाइंड अंडर थेफ्ट, रॉबरी, मिसचिफ और क्रिमिनल ट्रेसपास, और इन सभी के अटेम्प्ट्स, तो आपके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस है। मतलब अगर आपकी प्रॉपर्टी के खिलाफ कोई भी ये 5 ऑफेंसेस करता है तो आप अपनी राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं। इन 5 का नाम आप जरूर से याद रखिएगा। इसके बाद सेक्शन 98 में है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अब ये प्रोविजन उस सिचुएशन के बारे में बात करता है जब आपके खिलाफ ऑफेंस करने वाला व्यक्ति या तो बहुत यंग है और उसकी अंडरस्टैंडिंग की मैच्योरिटी नहीं है, या फिर वो अनसाउंड माइंड का है, और या फिर वो इंटॉक्सिकेटेड है, या फिर उस व्यक्ति को मिसकंसेप्शन हो गया है। अब ऐसे सारे लोगों के खिलाफ आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि यदि कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड का है तो आप उसके खिलाफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते। आप ऐसे लोगों के खिलाफ अपने राइट को उसी तरीके से एक्सरसाइज करेंगे एज इफ इट वर एन ऑफेंस। अब देखिए यहाँ पर इलस्ट्रेशन दिया गया है कि जेड एक पागल व्यक्ति है और उसी मैडनेस के इन्फ्लुएंस में ही अटेम्प्टेड टू किल ए। अब सिंस ही इज मैड तो इसने कोई भी ऑफेंस नहीं किया है। हाउएवर, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जेड ने आपके खिलाफ कोई भी ऑफेंस नहीं किया इसलिए आपके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं है, बल्कि आपके पास सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होगी एज इफ जेड वुड हैव बीन सेन। मतलब आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऐसे केसेस में भी अवेलेबल रहेगा। फिर है सेक्शन 99। अब ऊपर हमने पढ़ा था इन सेक्शन 97 कि सब्जेक्ट टू दी कंडीशंस ऑफ सेक्शन 99, मतलब यहाँ पर राइट टू प्राइवेट डिफेंस के एक्सेप्शंस दिए गए हैं और इसमें उन एक्ट्स के बारे में बताया गया है वेयर राइट टू प्राइवेट डिफेंस डज नॉट अप्लाई। अब देखिए ये जो सेक्शन है ये पब्लिक सर्वेंट्स को अकाउंटेबल बनाने के लिए रखा गया है, और इसके हिसाब से यदि किसी पब्लिक सर्वेंट को ग्रीवियस हर्ट या फिर डेथ का एप्रीहेंशन नहीं है तो वो अपने प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज नहीं कर सकता, और ना ही उसके किसी एक्ट को राइट टू प्राइवेट डिफेंस माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए ए एक पुलिसमैन है और बी एक चोर है। अब ए ने बी को चोरी करते हुए पकड़ लिया। अब एक सिनेरियो ये है कि बी ने उसको धमकाया कि इफ यू कैच मी मैं तुमको गोली मार दूंगा। ऐसे सिनेरियो में अगर ए अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करता है तो इट वुड बी कवर्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ राइट टू प्राइवेट डिफेंस। लेकिन अगर दूसरे सिनेरियो में मान लीजिए बी ने ये कहा कि अगर तुमने मुझे पकड़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे घर पे भी चोरी करूंगा। अब यहाँ पर जो बी ने धमकी दी है ये ना ही ग्रीवियस हर्ट की है और ना ही डेथ की है। ऐसे में अगर ए बी को हर्ट कॉज करके ये कहे कि मैंने अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज किया है तो वो माना नहीं जाएगा। अब इस सेक्शन में उन एक्ट्स को कवर किया गया है जो कि पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किए गए हैं इन गुड फेथ अंडर द कलर ऑफ हिज ऑफिस। मतलब जो भी उसका ऑफिस है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए उसने अगर कोई एक्ट किया है तो वही एक्ट्स सब्जेक्ट मैटर होंगे सेक्शन 99 के। अब इस सेक्शन के नेक्स्ट पार्ट में दिया गया है कि जब कोई भी एक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट हो। पिछले पार्ट में पब्लिक सर्वेंट ने खुद कोई एक्ट किया था, जबकि इस पार्ट में उसने डायरेक्शन दिया है अबाउट कैरिंग आउट एन एक्ट। इसके अलावा उन केसेस में भी राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा जहां पर प्रोटेक्शन पाने के लिए आप पब्लिक अथॉरिटीज के पास जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ए और बी के बीच में एक प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है। अब यहाँ दोनों लोगों के बीच में कंटेंशन ये है कि प्रॉपर्टी की ओनरशिप किसकी होगी। फिलहाल के लिए जो प्रॉपर्टी का पोजेशन है वो बी के पास है। ऐसे में अगर ए बी के पोजेशन को हटाता है और मारपीट करता है तो ए ये नहीं कह सकता कि मैंने अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज किया था,
इन रिलेशन टू माई प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पर ए के पास पब्लिक अथॉरिटीज के पास जाने का रिकोर्स था। फॉर एग्जाम्पल वो एक सिविल केस भी दायर कर सकता था। अब नेक्स्ट सवाल ये बनता है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस कहाँ तक एक्सटेंड करता है। मतलब मान लीजिए ए और बी के बीच में झगड़ा हुआ और ए ने बी को पंच कर दिया, बी ने अपनी गन निकाली और ए को शूट कर दिया जिससे ए की डेथ हो गई। अब यहाँ पर क्या बी अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकता है? इसी के ऊपर यहाँ पर कहा गया है कि प्राइवेट डिफेंस उस केस में एक्सटेंड नहीं होगा जहां पर मोर देन नेसेसरी हार्म कॉज किया गया हो। फॉर एग्जाम्पल अगर पुलिस इनकाउंटर का एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर ए एक पुलिस ऑफिसर है जबकि बी एक क्रिमिनल है और ये कई सारे केसेस में वांटेड है। अब ए ने बी को ट्रैक डाउन कर लिया और जब आमने सामने आए तो इनके बीच में लगभग 50 मीटर का फासला था और बी के पास एक नाइफ थी और जैसे ही बी ने ए को देखा वो ए की तरफ दौड़ पड़ा विद हिज नाइफ और ए उसको देख रहा है कि बी उसकी तरफ दौड़ रहा है विद अ नाइफ। अब नो डाउट यहाँ पर ए को एप्रीहेंशन है कि बी उसकी डेथ कॉज कर देगा। अब ऐसे केस में ए के पास सोचने समझने का टाइम है एंड ही हैज अ गन विद हिम। कायदे से देखा जाए तो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पब्लिक सर्वेंट वो बी को रोकने के लिए पांव पे शूटिंग कर सकता है या फिर हवाई फायरिंग कर सकता है इन ऑर्डर टू कॉशन बी। लेकिन अगर उसने बी को देखते ही गोली मार दी ऑन बीज हेड जिससे बी की इंस्टेंट डेथ हो गई तो वहां पर यह माना जाएगा कि ए ने बहुत ज्यादा हार्म कॉज किया है एज वॉज नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ डिफेंस। अब देखिए इसी से रिलेटेड यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है जिसके हिसाब से कोई भी व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ भी अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकता है अनलेस एंड अनटिल उसको ये ना पता हो कि ही इज अ पब्लिक सर्वेंट। इसीलिए अरेस्ट से पहले पुलिस से कहा जाता है कि आप अपने आप को आइडेंटिफाई करवाइए व्हेन यू आर एप्रीहेंडिंग एनी क्रिमिनल। अब सिमिलर ऊपर वाले केस की तरह अगर ए एक पुलिस ऑफिसर है और बी एक क्रिमिनल है और ए ने बी को ट्रैक डाउन किया और उसके ऊपर बेयर हैंड्स से अटैक कर दिया। अब यहाँ पर बी को नहीं पता है कि ए इज अ पुलिस ऑफिसर और बी ने अपने आप को डिफेंड करने के लिए ए को हर्ट कर दिया तो बी के ऐसे एक्ट को सही माना जाएगा एंड इट विल बी कवर्ड अंडर राइट टू प्राइवेट डिफेंस। लेकिन अगर अटैक करने से पहले ए खुद को आइडेंटिफाई करवा देता कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मैं तुमको गिरफ्तार करने आया हूँ और तब बी उसके ऊपर अटैक करता तो उसका अटैक राइट टू प्राइवेट डिफेंस में नहीं आता। इसके बाद सेम चीज पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन के बारे में दी गई है लेकिन आगे इसी चीज को बताया गया है कि जो पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन के तहत कोई व्यक्ति आया है यदि उसने अपनी अथॉरिटी के बारे में बताया या फिर अपनी अथॉरिटी के बारे में इन राइटिंग उसने इंफॉर्मेशन दी। मतलब सिमिलर केस में ए और बी दोनों लोग आमने सामने हैं। अब ए ने बी से कहा कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं और मैं तुमको गिरफ्तार करने आया हूं। अब बी ने उससे कहा कि अगर आप एक पुलिस ऑफिसर हैं तो आप एक आईडी दिखाइए और ए ने अपनी आईडी दिखा दी। अब यहाँ पर देखिए ए खुद से नहीं आया है बी को गिरफ्तार करने बट ही इज अंडर द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट तो इसको किसी पब्लिक अथॉरिटी से डायरेक्शंस मिल चुके हैं। अब बी को सेटिस्फाई करने के लिए ए ने अपनी आइडेंटिटी भी दिखाई और बी के खिलाफ जो अरेस्ट वारंट जारी किया गया है उसको भी दिखाया। लेकिन फिर भी बी ने अगर ए के ऊपर अटैक कर दिया तो उसको राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं माना जाएगा। इसके बाद सेक्शन 100 में दिया गया है व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ। अब पहले हमने पढ़ा था कि आपको इंस्टेंट डेथ और ग्रेवियस हर्ट का एप्रीहेंशन होना चाहिए लेकिन यहाँ पर दिया गया है इसके अलावा और कौन सी ऐसी कंडीशंस होंगी जिनमें प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी के तहत आप किसी व्यक्ति की डेथ कॉज कर सकते हैं। इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है कि पहली बात तो जो भी रेस्ट्रिक्शंस प्रीसीडिंग सेक्शन यानी कि सेक्शन 99 में दिए गए हैं वो तो अप्लाई होंगे ही यानी कि वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ और ऑफ हार्म टू द असेलेंट। अब जो चीज मैंने आपको पहले बताई वही यहाँ पर भी दिया गया है और उन सारी सिचुएशंस के बारे में बताया गया है जिन टाइप ऑफ अटैक्स के खिलाफ आप अपनी राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसमें से सबसे पहले है एप्रीहेंशन दैट डेथ विल बी द कॉन्सिक्वेंस। मतलब अगर आपको ये डर है कि सामने वाला व्यक्ति आपको असॉल्ट करके और आपकी डेथ कॉज कर देगा तो आप भी उसकी डेथ कॉज कर सकते हैं या फिर आपका एप्रीहेंशन हो कि सामने वाला व्यक्ति आपको असॉल्ट करके ग्रीवियस हर्ट कॉज कर देगा या फिर सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर रेप कमिट करने के लिए आ रहा है तो भी आप उसकी डेथ कॉज कर सकते हैं। अब जो थर्डली वाली कंडीशन है वो वुमेन की ये हो गई। फोर्थली वाली कंडीशन ये मेन के लिए है कि अगर आप एक पुरुष हैं और आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी अननेचुरल लस्ट को ग्रेटिफाई करने के लिए आपको असॉल्ट करता है
तो भी आप उसकी डेथ कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको कोई किडनैप या फिर एब्डक्ट करने की कोशिश करता है तो भी आप उस व्यक्ति की डेथ कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति आपको असॉल्ट करके कन्फाइन करता है एंड यू हैव अ रीजनेबल एप्रीहेंशन कि अगर आपको कन्फाइन कर दिया गया तो आप पब्लिक अथॉरिटीज के पास नहीं जा पाएंगे, तो भी आप उस व्यक्ति की डेथ कॉज कर सकते हैं। इसके बाद अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर एसिड अटैक करता है या फिर उसकी कोशिश करता है और आपको एप्रीहेंशन है कि ऐसे एसिड अटैक की वजह से आपको ग्रीवियस हर्ट हो सकती है, तो आप अपने असेलेंट की डेथ कॉज कर सकते हैं। फिर आता है सेक्शन 101। यहाँ पर उन सिचुएशंस की बात की गई है जहां पर आप कोई और हार्म कॉज कर सकते हैं अदर दैन डेथ। अब यहाँ पर इसी चीज को क्लैरिफाई किया गया है कि अगर सेक्शन 100 में जो भी टाइप ऑफ ऑफेंसेस दिए गए हैं अगर उनमें से कोई भी आपके खिलाफ नहीं हो रहा तो आपको अपने असेलेंट की डेथ कॉज करने का अधिकार नहीं है। लेकिन सेक्शन 99 की रेस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखते हुए आप उसको डेथ के अलावा कोई और हार्म कॉज कर सकते हैं। इसके बाद सेक्शन 102 टाइम स्पैन की बात करता है, मतलब कब आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस कमेंस होगा और कहां तक कंटिन्यू होगा। तो देखिए जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है ये उसी समय पे कमेंस हो जाएगा जब आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन आ गया हो कि आपकी बॉडी के खिलाफ कोई डेंजरस सिचुएशन होगी, और ये तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक आपका एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर कंटिन्यूड है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ए एक सुनसान रोड से गुजर रहा है और बी उसको पकड़ लेता है और एक पिस्टल दिखा के उसका पर्स ले लेता है। अच्छा, बी ने यहाँ पर उसको धमकाया भी था कि वो ए की डेथ कॉज कर देगा। अब जैसे ही ए ने बी के पास गन देखी तो उसको एप्रीहेंशन हो गया कि उसके डेथ कॉज हो सकती है, और जब तक उसने अपना पर्स नहीं दे दिया और बी वहां से वापस नहीं चला गया तब तक उसका एप्रीहेंशन कंटिन्यू रहेगा। अब दूसरे सिनेरियो में मान लीजिए बी ए के पर्स को लेकर वापस जा रहा है एंड ही हैज नॉट शॉट ए। अब ए का जो एप्रीहेंशन है वो खत्म हो चुका है, बट ए इन ऑर्डर टू टेक रिवेंज एक आयरन रॉड लेता है और पीछे से जाके बी के सर पे मार देता है। अब यहाँ पर जो ए ने बी के ऊपर अटैक किया उसको प्राइवेट डिफेंस नहीं माना जाएगा, बिकॉज ए का जो एप्रीहेंशन था ऑफ डेंजर वो खत्म हो गया था। हाउएवर एक और चीज याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि जब आपको सीरियस इंजरी लग जाए तभी आप अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अगर सिमिलर केस ले लीजिए तो ऐसा नहीं है कि ए वेट करेगा कि बी उसको पैर पे गोली मार दे और उसको कोई इंजरी हो जाए तभी वो अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकता है। ये चीज बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जैसे ही बी के पास उसने गन देखी और बी ने उसको धमकाया उसी समय से वो अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकता है। इसी चीज को देव नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में बताया गया था और ये कहा था कि सीरियस इंजरी होने का इंतजार नहीं किया जाता है, और अगर आप इस चीज का हवाला दे रहे हैं तो इट इज अ कंप्लीट मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्शन 102। फिर सेक्शन 103 कहता है कि जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी है उसको एक्सरसाइज करते वक्त आप कब डेथ कॉज कर सकते हैं। अब देखिए पहले तो ये कहा गया कि जो सेक्शन 99 की कंडीशंस हैं वो यहाँ पर भी अप्लाई होंगी। हाउएवर आगे वो सिचुएशंस दी गई हैं जहां पर आप अपनी प्रॉपर्टी को डिफेंड करने के लिए किसी व्यक्ति की डेथ कॉज कर सकते हैं। पहले हमने पढ़ा था कि अगर आपको डेथ का एप्रीहेंशन है या फिर ग्रीवियस हर्ट का एप्रीहेंशन है तभी आप किसी व्यक्ति की डेथ कॉज कर सकते हैं, लेकिन वो डिफेंस ऑफ बॉडी था। यहाँ पर डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी का केस में क्या होगा ये हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले है रॉबरी, मतलब अगर कुछ लोग आपके घर पे अटैक कर देते हैं इन ऑर्डर टू डू रॉबरी और आप उनमें से किसी व्यक्ति को शूट कर देते हैं तो वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी में आएगा। ऐसे ही है हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, मतलब रात के वक्त अगर आपके घर में कोई घुसता है। मिसचीफ बाय फायर, मतलब अगर आपको लगता है कि जिस बिल्डिंग में, टेंट में, वेसल में या फिर आपकी कस्टडी में जो प्रॉपर्टी है उसमें कोई आग लगा देगा तो भी आप अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब थेफ्ट, मिसचिफ और हाउस ट्रेसपास के केस में या फिर ऐसे किसी भी केस में जहां पर हार्म तो आपकी प्रॉपर्टी को हो रहा है बट आपको एप्रीहेंशन है कि अगर सामने वाला व्यक्ति सक्सेसफुल हो गया तो ही विल कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट, तो भी आप अपनी प्राइवेट डिफेंस की राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए ए बी के घर जाता है और वहां पर एक बॉम्ब प्लांट करने लगता है, लेकिन जब ए ऐसा कर रहा था तो बी ने उसको देख लिया। अब यहाँ पर बी को ये बात पता है कि ये जो हार्म होने वाला है इट वुड बी अगेंस्ट माई प्रॉपर्टी, लेकिन इस बॉम्ब की वजह से बी की खुद की भी जान जा सकती है और उसकी फैमिली की भी जान जा सकती है। ऐसे में अगर इन सभी कॉन्सिक्वेंसेस को बचाने के लिए बी
ए के ऊपर अटैक कर देता है तो इट वुड बी कवर्ड अंडर राइट टू प्राइवेट डिफेंस। इसके बाद उत्तर प्रदेश का स्टेट अमेंडमेंट दिया गया है। इसमें फोर्थली के बाद कुछ क्लॉजेस और ऐड किए गए हैं। इसमें सबसे पहले है मिसचिफ बाय फायर और एनी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस कमिटेड ऑन प्रॉपर्टी यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी और अदर कॉर्पोरेशन ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। कुल मिला के किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को अगर आप नुकसान पहुंचाते हैं तब भी उत्तर प्रदेश में आपके खिलाफ राइट टू प्राइवेट डिफेंस कॉजिंग डेथ एक्सरसाइज किया जा सकता है। इसके बाद है यदि आप रेलवे की किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब यूपी में ये बहुत बड़ी समस्या थी कि जब भी सरकार रेलवे लाइन बिछाती थी तो बहुत से लोग इसी मटेरियल को चुरा लेते थे। ऐसे में अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए रेलवे ने यहाँ पर गार्ड्स तैनात किए। अब इन गार्ड्स को अगर प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं दिया जाएगा तो वो खुद भी मारे जा सकते हैं। इसी वजह से ये चीज यहाँ पर ऐड की गई। इसके अलावा मोटर व्हीकल्स की चोरी भी यूपी में एक बहुत बड़ी समस्या है और इसी वजह से यदि आपका कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल चुराने की कोशिश करता है तो भी आप सेक्शन 103 से कवर होंगे। फिर है सेक्शन 104। अब प्रॉपर्टी के केस में आप डेथ के अलावा कोई और हार्म कब कॉज कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले तो जो प्रीसीडिंग सेक्शन के वेरियस एलिमेंट्स हैं यानी कि मिसचिफ, थेफ्ट, क्रिमिनल ट्रेसपास एटसेट्रा, इनको इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा सेक्शन 99 में जो भी कंडीशंस दी गई हैं वो भी यहाँ पे अट्रैक्ट होंगी। उसके अलावा अगर कोई ऑफेंस आपकी प्रॉपर्टी के खिलाफ किया जाता है तो आप रॉन्ग डूअर को हार्म पहुंचा सकते हैं अदर देन डेथ। फिर सेक्शन 105 में दिया गया है कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ये सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी की तरह है। मतलब जब से आपका एप्रीहेंशन डेंजर का शुरू हुआ और जब तक वो कंटिन्यू रहा तब तक आप अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके बाद स्पेशली थेफ्ट के बारे में कहा गया है कि थेफ्ट के केसेस में राइट टू प्राइवेट डिफेंस तब तक एक्सरसाइज किया जा सकता है जब तक कि ऑफेंडर विक्टिम की प्रॉपर्टी से ना चला जाए या फिर विक्टिम को पब्लिक अथॉरिटीज का असिस्टेंस ना मिल जाए या फिर प्रॉपर्टी रिकवर ना हुई हो। इसके बाद रॉबरी के बारे में बताया गया है कि रॉबरी के केसेस में आप अपनी राइट टू प्राइवेट डिफेंस तब तक एक्सरसाइज कर सकते हैं जब ऑफेंडर ने किसी व्यक्ति की हत्या कर दी हो या फिर उसका अटेम्प्ट किया हो या फिर हर्ट कॉज की हो या फिर आपको इंस्टेंट डेथ का फियर हो या पर्सनल रेस्ट्रेंट का फियर हो। मान लीजिए बैंक में रॉबरी चल रही है और ए वहां पे मौजूद है। अब पर्टिकुलरली ए को नहीं धमकाया गया है कि उसकी इंस्टेंट डेथ कॉज कर दी जाएगी बट उसको रेस्ट्रेंस में रखा गया है। यहाँ पर ए के ऊपर डेथ का एप्रीहेंशन नहीं है लेकिन फिर भी वो अपनी राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकता है। इसके बाद क्रिमिनल ट्रेसपास या फिर मिसचिफ के केसेस में राइट टू प्राइवेट डिफेंस तब तक एक्सरसाइज की जा सकती है जब तक ये दोनों ही एक्ट्स किए जा रहे हों। फिर सेम केस हाउस ब्रेकिंग के बारे में भी है। लास्ट में हम देखते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन। अब यहाँ पर उस केस की बात हो रही है जहां पर आपके ऊपर हार्म का एप्रीहेंशन नहीं है बल्कि किसी और व्यक्ति के ऊपर हार्म का एप्रीहेंशन है और अगर आप अपनी राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते हैं तो जो पर्सन विक्टिम है उसको भी हार्म हो सकता है। अब ये चीज आपने मूवीज में देखी होगी कि पुलिस से बचने के लिए क्रिमिनल्स पब्लिक में से किसी व्यक्ति को पकड़ लेते हैं एंड दे थ्रेटन द पुलिस कि वो उस विक्टिम की हत्या कर देंगे, लेकिन फिर भी जो प्रोटैगनिस्ट है या फिर जो पुलिस ऑफिसर है वो अपनी गन से क्रिमिनल के ऊपर एम करता है। अब यहाँ पर पुलिस ऑफिसर को पता है कि अगर उससे जरा सी भी गड़बड़ हुई तो जो विक्टिम है उसकी हत्या हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो इस रिस्क को उठा सकता है। यही चीज यहाँ पर दी गई है। हिज राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड्स टू दी रनिंग ऑफ दैट रिस्क। मतलब अगर रिस्क है तो है। यहाँ पर इलस्ट्रेशन दिया गया है कि ए के ऊपर एक भीड़ ने अटैक कर दिया इन ऑर्डर टू मर्डर हिम। अब ऐसे केस में ए अपनी राइट टू प्राइवेट डिफेंस इफेक्टिवली एक्सरसाइज नहीं कर सकता अगर वो मॉब के ऊपर फायरिंग ना करे, लेकिन यदि वो फायर करता है तो भीड़ में कुछ यंग चिल्ड्रन भी हैं, उनको हार्म हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर ए भीड़ के ऊपर फायरिंग करता है तो ही वुड हैव कमिटेड नो ऑफेंस, चाहे उसकी फायरिंग से चिल्ड्रन को हार्म हो जाए फिर भी। तो ये था हमारा एनालिसिस राइट टू प्राइवेट डिफेंस का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और हाँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।